साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी को एक साथ 13 झटके लगे हैं और साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि ऐसा तो खबर आया नहीं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के लिए कितनी बड़ी हार है आज आपको मैं दिखाता हूं। आजकल बंगाल की खबरें हर जगह छाई हुई हैं दोस्तों। ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं, खुलकर ऐसी बातें कह रही हैं जो उनको कहना नहीं चाहिए। डर भी लगता है कई बार। भाई, बंगाल के वोटर्स को देखिए तो लग रहा है बड़े बेचारे छोड़ दिए गए। चुनाव आयुक्तों तक की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बीएलओ की कहानी तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको दूसरा पन्ना दिखा रहा हूं दोस्तों। आप यकीन मानिए, आज इस कहानी को देख करके आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी डरी हुई है, कितना घबराई हुई है। आप याद कीजिए बिहार चुनाव को। भाई, बिहार में कैसे माहौल बना हुआ था कि अरे राहुल गांधी ने तो पूरा माहौल बना दिया, वोटर अधिकार यात्रा, ये वो तमाम चीजें, और सारे इनके यूट्यूबर घुस करके एक ही जगह पर एक ही जगह से सारे बाइट ले लेकर के माहौल बनाने में कामयाब हो गए। नतीजा क्या रहा, कोई तो देखे। आप यकीन मानिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी परिस्थितियां पलटी हुई हैं और इस बात का एहसास किसी दूसरे को नहीं, खुद ममता बनर्जी की सरकार को है। वरना क्या वजह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ वो इस तरीके से मुखर हो चुकी है। आज आपको दिखाता हूं कैसे सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को भी चोट पहुंची है और ममता सरकार के लिए कैसे एक साथ 13 झटके हैं। और एक बात आपको और बताता हूं दोस्तों, भाई राष्ट्रपति शासन के लिए तो हम लोग मान कर चलते, लगता है मोदी जी लगाएंगे नहीं, लेकिन माहौल बन रहा है, मैं आपको बता दूं। और यह माहौल कोई दूसरा नहीं, खुद ममता बनर्जी की सरकार बना रही है। आखिर हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में, आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह की परिस्थितियां हो रही है ना, एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या चुनाव से पहले सर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अभी तो आपको सबूत दिखाऊंगा। और हां दोस्तों, एक अच्छी खबर, कल मैंने आप लोगों के साथ संघ की अनसुनी कहानियां को लेकर जो भाव प्रकट किया, आप देखिए, आपने जरा सा प्रेम दिया और ये जो पुस्तक है दोस्तों, वो बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं दोस्तों कि आप प्लीज अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। इसलिए दीजिए, यहां खरीदने के बाद रिव्यू जरूर डालिए, स्टार मार्किंग कीजिए, उससे बड़ा फायदा होता है। मेरी इच्छा है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हो सकता है ये पुस्तक टॉप 3 ही नहीं, नंबर 1 पर आ जाए। मेरा निवेदन है, सिर्फ एक बार, ज्यादा कीमत नहीं है। और हां, जो सक्षम है वो दूसरों के लिए भी करें। आज मेरे पास एक सज्जन से बात हुई, वो 100 पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। मैं नाम बताऊंगा आपको कल सुबह के वीडियो में। और एक अमेरिका से भी सज्जन ने कहा, तो अगर आपको लग रहा है कि आप खरीद कर दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं तो कीजिए, मेरा निवेदन है। और इसमें जरूर अपने रिव्यू डालिएगा ताकि ये पुस्तक नंबर 1 श्रेणी में आ सके। ये आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ बारीक चीजें बता देता हूं। सर प्रक्रिया को लेकर सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। 2 जजेस थे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। पिटिशनर बहुत सारे आप जानते हैं, मनोज झा जैसे सांसद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सिविल सोसाइटी, बहुत सारी चीजें। लॉयर्स कौन कौन? कपिल सिब्बल मनोज झा की तरफ से, प्रशांत भूषण, और उधर चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी।
और भी बहुत सारी याचिकाएं जिसमें तमिलनाडु, बंगाल, केरल तमाम याचिकाएं हैं। अब एक एक करके 13 झटके सुनिए, एक एक झटके पर बोलिएगा। दोस्तों यह मत सोचिए कि बंगाल के लोग असहाय हैं, वो लड़ रहे हैं, पूरी ताकत दिखा रहे हैं। गणित तो मैं आपको दिखा चुका, अभी गणित नहीं दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको झटके दिखाता हूं। पहला झटका साफ साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, एकदम स्पष्ट। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, यह कोशिश थी मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कर रहे हैं चुनाव आयोग, इस पर रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तो इनका संवैधानिक अधिकार है, किसी भी प्रकार से इस प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई जाएगी। अगर आप कुछ आपत्ति दिखाते हैं, अगर आप कोई अनियमितता दिखाते हैं, तो उसमें सुधार करने के निर्देश तो दिए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है दोस्तों कि कोई रुकावट नहीं लगेगी। अच्छा देखिए, बहुत सारे सरकारें, मैंने आपको जैसा बताया, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कई याचिकाएं आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बड़े मुद्दे पर, बड़े कानूनी सवाल पर कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब आप सोचिए पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। उनकी पूरी की पूरी कोशिश, और राहुल गांधी की बल्कि यही कोशिश है ना कि रुक जाए, ये प्रोसेस रुक जाए, नहीं रुकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। पहला बड़ा झटका। दूसरा बड़ा झटका, भाई ये बिहार से शुरू हुआ ना। आजकल देख रहा हूं एक नैरेटिव चल रहा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, कि बिहार तो बहाना है, असली निशाना तो बंगाल है। असल वही ठौर था। अभी सारे लोग नया नैरेटिव गूंथ रहे हैं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ साफ कहा कि आप तो बिहार में भी लेके आए थे, क्या हुआ, कुछ मिला, कोई गलती दिखी? मैं जरा आपको कोट अनकोट में पढ़ता हूं। सीजेआई सूर्यकांत, हमने बिहार में एक अजीब चीज देखी। हम निर्देश देते रहे, अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स को भेजा, कोई भी ये कहने के लिए आगे नहीं आया कि मुझे बाहर कर दिया गया। सीजेआई ने पूछा, शुरू में बिहार के बारे में इंप्रेशन दिया गया कि लाखों लोगों के नाम हटाए जाने वाले हैं, हमें भी डर था, आखिरकार हुआ क्या? और जस्टिस बागची कहते हैं फिर दोस्तों कि हमें जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं मिला, किसी एक वोटर ने कोई चुनौती नहीं दी। यानी जिस बिहार के आधार पर राहुल गांधी या बाकी लोग या ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर को रद्द करने की कोशिश कर रही थी, उसी बिहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वहां तो सब आप लोगों ने झूठ फैलाया, ये राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। ये है इसका, अगर आप एनालिसिस समझना चाहें तो ये है दूसरा बड़ा झटका। तीसरा बड़ा झटका, कपिल सिब्बल साहब बड़ी दलीलें दे रहे थे, ऐसी ऐसी दलीलें दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि अशिक्षित लोग फॉर्म नहीं भर पाते, लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं। क्या तर्क देते हैं सिब्बल, मैं बताता हूं, कैसे खारिज होता है मैं बता रहा हूं। आखिर एक मतदाता से यह फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्यों है? चुनाव आयोग कौन होता है यह तय करने वाला कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं? तमाम चीजें। सीजेआई सूर्यकांत क्या कहते हैं जानते हैं? सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, वहां कई लोग वोट नहीं डालते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनाव उत्सव की तरह होते हैं। हर व्यक्ति को अपने वोट की चिंता होती है और गांव में हर कोई जानता है कि यह हमारा निवासी है या नहीं है। आप सोचिए, मतलब ये समझा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कपिल सिब्बल। फिर कहते हैं कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर कभी संशोधन नहीं हुआ। जस्टिस बागची कहते हैं कि 2012 से 14 में कई राज्यों में मतदाताओं की संख्या वयस्क आबादी से भी अधिक पाई गई। यानी जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ है, तो वोटर की संख्या उससे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा है। तो भैया ठीक तो होगा ना?
ऐसे कपिल सिब्बल की दलीलों को एक तरीके से खारिज किया गया। ये बड़े वकील हैं ये लोग, जान लीजिए। अब देखिए झटका नंबर 4। अभी आधार कार्ड को लेकर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। सब ने ऐसा दिखा दिया कि बस आधार कार्ड आ गया तो हो गया जी, काम हो गया, दे दो जी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों कि वोटर कार्ड होने पर, आधार कार्ड होने पर वोटर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीजेआई कर रहे हैं। यह कहा, क्या कहा मैं आपको जरा बताता हूं कि भाई ऐसी स्थितियां हो सकती है कि घुसपैठिए लंबे समय पर रहें तो आधार कार्ड हासिल कर लें। क्या उनको भी नागरिक मान लेंगे? क्या उनको वोट का अधिकार दे देंगे? और सीजेआई सूर्यकांत क्या पूछते हैं जरा सुनिए। आधार कार्ड एक कानून है जहां तक इसके फायदे वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास कुछ सोशल वेलफेयर फायदे लेने के आधार हैं। मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर के तौर पर काम कर रहा है, राशन वगैरह मिल जाता है, तो क्या सिर्फ इस आधार पर उसको नागरिकता दे देंगे, वोटर का अधिकार दे देंगे? यानी वोटर होने पर, आधार कार्ड होने पर वोटर होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बहुत बड़ा झटका मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। यह है चौथा बड़ा झटका। पांचवा बड़ा झटका, चुनाव आयोग को इस समय बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी के बाद आजकल ममता बनर्जी पूरी तरीके से कमान संभाली हुई, बड़े बड़े वकील खड़े हैं। आप देखिए, आज ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा आपको। ये लोग चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं ना। पता है क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? भैया सुप्रीम कोर्ट कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, संवैधानिक संस्था है, अधिकार है उसको। सिब्बल साहब और जज साहब के बीच बड़ा जोरदार बहस होता है, मैं जरा एक आध लाइनें पढ़ता हूं। सिब्बल, लेकिन चुनाव आयोग फॉर्म 6 को क्यों नहीं स्वीकार करता जैसे दिया गया है, जैसे पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है, ले लेते हैं। न्यायमूर्ति बागची क्या कहते हैं? चुनाव आयोग केवल पोस्ट ऑफिस नहीं है, उससे संवैधानिक अधिकार है कि वह दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करे। अगर उनको कुछ गलत लगता है तो उसे परखने की शक्ति भी आयोग के पास है, ये कहा गया है। ये लोग चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, आज का बहस इतना शानदार है। सिब्बल साहब ने क्या क्या कहा, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि हमने तो पूरी सूची प्रकाशित कर दी, कहां एक भी गलती आप ढूंढ करके ला सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, झटका नंबर 6 आपको दिखाता हूं। चुनाव आयोग की शक्ति से आज पूरे देश का, पूरे इंडी गठबंधन का परिचय करवाया गया कि चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है। बीच में प्रशांत भूषण ने असम का मुद्दा उठाया कि असम में तो ये हो रहा है, अलग से हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बताते हैं कि भाई असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मौजूद है, वहां तो विशेष कानून के तहत काम होता है। तो असम वाला मुद्दा खारिज हो गया। लेकिन चुनाव आयोग पर जब ज्यादा सवाल उठाए गए, जैसे एक वृंदा ग्रोवर वकील हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग की शक्ति क्या है यह बताते हैं। चुनाव आयोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21(3) के तहत इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का पावर है। और जो बीएलओ की बात करते हैं ना, वो तो बस सिर्फ बेसिक चीजें लेते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो ये अधिकार है, ये संविधान प्रदत्त है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई नहीं रोक सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई चुनाव आयोग की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। चुनाव के समय जैसे पूरी सत्ता आ जाती है ना, वैसे ही ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है दोस्तों। और एक बात आपको बताता हूं, झटका नंबर ये 7 है। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी 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 सुनवाई हो जाए। बिहार में क्या बोल रहे थे
कि सुनवाई होते होते तो चुनाव ही हो गया। अरे तो सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा है ना कि चुनाव हो भी गया, नतीजे भी आ गए और आप एक गलती भी नहीं ढूंढ पाए। जानते हैं बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, ये जितने भी मामले आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए समय दे दिया है। जैसे तमिलनाडु के लिए आज सुनवाई नहीं होगी, 1 दिसंबर को जवाब दाखिल कीजिए, सुनवाई होगी। 4 दिसंबर को सूचीबद्ध। केरल के लिए 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल कीजिए, 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल जहां सबसे अधिक बवाल मचाए हुए हैं, 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और 1 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि आप जवाब डाल दीजिए। यहां भी झटका लगा ममता सरकार को। झटका नंबर 8, ये सुनिए। अब चुनाव आयोग ने दोस्तों डिफेंसिव मोड छोड़ दिया है। वो समझ गया आयोग कि ये सरकार लगातार टारगेट कर रही है एक ऐसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप जानते हैं दोस्तों? सुनवाई के दौरान इनके वकील हैं राकेश द्विवेदी, साफ साफ कहा कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। पूरे बिहार में हमने एसआईआर कर दिया, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। और राकेश द्विवेदी ने बाकायदा आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर का काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलए को राजनीतिक नेता डरा रहे हैं। हलफनामा दिया है। और राजनीतिक नेता का मतलब टीएमसी के लोग, अगर समझना चाहते हैं। खुद ममता बनर्जी, भाई उनको संरक्षण है तभी तो ये लोग डरा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन तो अब क्या लगाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरा माहौल बन रहा है। मान लीजिए भाई 12 राज्य में हो रहा है ना, एक बिहार में हो गया। अगर सब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाए, बंगाल में ये सरकारी तौर पर इतना डर दहशत पैदा कर दिया जाए, तो भैया कुछ तो शर्म होगी सरकार में। बोलेगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भाजपा सरकार की बात कह रहा हूं। अरे तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे ना, करिए आप, एसआईआर करवाइए। पहले पूरी सत्ता होनी चाहिए चुनाव आयोग के पास। और मैं तो एक और सुझाव देता हूं, चुनाव आयोग ये तय करे कि रिजल्ट आने के बाद भी 1 साल तक हम देखेंगे। क्योंकि पिछली बार चुनाव के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, चुनाव आयोग को यह पावर है, संवैधानिक अधिकार है कि वो आगे भी पूरी सत्ता को कंट्रोल कर सके। सिर्फ ये नहीं कि नतीजे खत्म हो गए और आप अपने घर में जाके छिप गए, ये नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग हमलावर भी है और दूसरा एक तरीके से राष्ट्रपति शासन की भूमिका भी तैयार हो रही है, माहौल बन रहा है। और क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने दोस्तों जिस तरीके से सर विरोधी रैली निकाली, जिस तरीके से लोगों को चेतावनी दी, चुनाव आयोग को चेतावनी दी, वो अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इस पर तो चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं एक सुझाव देता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप पहुंचा दीजिएगा। जिस नेता ने भी बीएलओ को अपने घर में बंद करने की धमकी दी, कुछ गलत बयानबाजी की, चुनाव आयोग स्पष्ट कर दे कि ये 10 साल तक अगले चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। कोई जेल वेल नहीं, छोड़ दीजिए, उसका पॉलिटिकल करियर ही बर्बाद हो जाएगा। जिसने भी चुनाव आयोग को धमकी दी, बीएलओ को धमकी दी, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर दे कि ये अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार करने, सब के लिए पाबंदी लगाई जाती है। दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। झटका नंबर 9 बताता हूं। आप जानते हैं ना बीएलओ को लेकर के कितनी सारी चीजें हो रही है, कहानियां, यहां सुसाइड कर लिया, वहां सुसाइड कर लिया, गिनती चल रही है। दर्जनों लोग बता दिए गए। अब चुनाव आयोग को तो पता है कि ये जो बीएलओ की मौत हो रही है उसमें कुछ भी हो, लेकिन ये सर को बाधित करने के लिए ये लोग कहानियां गढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। ठीक है भैया, सबूत लाओ। बिहार में यही किया था, सब भाग गए थे। बिहार में कुछ नहीं मिला। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है
तो चुनाव आयोग यहां भी अटैकिंग मोड में आ गया है। सबूत लाइए। कहां पे? सर प्रक्रिया की वजह से लोगों ने, बीएलओ ने आत्महत्या की है। जरा सबूत दीजिए मुझे। ये बहुत बड़ा झटका है। झटका नंबर 10। आप जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो चुनाव आयोग का कार्यालय है, वहां पर बीएलओ ने एक संस्था बना करके वो घेरने पहुंच गए। पुलिस वाले ठीक से थे नहीं। घंटों चुनाव आयोग के अधिकारियों को, लोगों को बंद रहना पड़ा। अब दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग ने दोस्तों पश्चिम बंगाल में और खास करके कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कहा है, पूरा आदेश है ये, कि जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, सर की ड्यूटी में तैनात हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। ये सब रास्ते तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि राष्ट्रपति शासन का माहौल बन रहा है। एक भी चूक अगर ममता बनर्जी की सरकार ने कर दिया दोस्तों, तो ये चुनाव आयोग के पास अपना अधिकार है कि पूरी सत्ता अपने में ग्रहण कर ले। और भारत सरकार के पास तो है ही, कम से कम चुनाव आयोग के नाम पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूर लगाना चाहिए। झटका नंबर 11। चुनाव आयोग को लगातार आजकल ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा है, वैसा है। चुनाव आयोग ने इनको बुला लिया। ये बोले 10 सांसद मिलेंगे। बोले 5 सांसद आप आइए 28 तारीख को, यानी कल सुबह 11 बजे 5 लोग आइए, 5 सांसद। नाम दीजिए, बताइए कौन सी गाड़ी से आएंगे, आपको पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, आप आइए और हमसे मिलिए। अब देखिएगा कल क्या होता है, पता तो चलना चाहिए ना। इसी तरीके से झटका नंबर 12 ये भी दिखा देता हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी तो समझिए कि एक दौर पूरा होने को है। जानते हैं जो लिस्ट आई है, 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 26 लाख वोटर्स जिसके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहे हैं। एक तो बड़ा विचित्र कहानी आया, आपने देखा कि नहीं? एक कोई बंदा है शांति प्रिय समुदाय से, उसकी उम्र 76, 70, 75 से ऊपर है। उसके मां का नाम ढूंढा गया, कौन है भाई तुम्हारी मां? तो उसके मां की उम्र है सिर्फ 65 साल। समझ में आ गया? ये फर्जी आदमी है, बांग्लादेश से आया है। मतलब बेटे की उम्र 76 साल और मां की उम्र 65 साल। ऐसी ऐसी कहानियां मिल रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर 26 लाख वोटर्स जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहे, वो दे नहीं पा रहा है कि मेरे पिता माता कौन है उसमें, कितना बड़ा घपला है, ये बात आप समझ लीजिए। मैं आपको तब भी बोला था दोस्तों कि जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है ना, 50 लाख से ज्यादा फर्क नहीं है भाजपा और उसके वोटर्स में, ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, एक और कहानी, झटका नंबर 13 आपको दिखा देता हूं। अब आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है ना, UIDAI, उसने भी काम शुरू कर दिया है कि जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया उसकी स्थिति क्या है, वो जिंदा है या मर गए। पता चला 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं लेकिन वो मृत हो चुके हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना है? 34 लाख। 34 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अब अगर इनके पास वोटर कार्ड है और दिया जा रहा है तो दे कौन रहा है? मैं एक सीरियल तो मैं नहीं देखता, कोई वेब सीरीज दोस्तों, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है, आप लिख दीजिएगा कमेंट में, लेकिन कोई बहुत फेमस वेब सीरीज है जिसमें एक आदमी आता है वोट डालने के लिए, तो देखता है कि उसकी पत्नी का भी नाम है। तो वो बोलता है कि ये आई थी वोट देने। बोल हाँ आई थी। बोल सही में आई थी? उसकी पत्नी रहती है। बोला हाँ आई थी। तो वो भी जो अधिकारी होता है बोलता है कि आप दोनों में बातचीत नहीं होती है क्या? बोला नहीं होती है, लेकिन कब आई थी? बोले 1 घंटा पहले आई थी। बोल चूक गए मिलने से। बोल क्यों? बोले इनकी मौत तो 10 साल पहले ही हो गई थी, 10 या 12 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन हर बार वोट डालने आती है। तो हम पकड़ना चाहते हैं उनको कि कहाँ से आती हैं, जब मर गई हैं तो मौत हो चुकी है तो कैसे आती है। तो ऐसा खेल तो चल रहा है दोस्तों, डेथ हो चुकी है।
अब उसके नाम से कौन वोट दे रहा है ये कोई जानता ही नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये होने वाला है। और चुनाव आप जानते हैं ना दोस्तों, 2026 बस 4-5 महीने बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां चुनाव होने हैं। बस 4-5 महीने में सारे निपट जाएंगे। मगर पश्चिम बंगाल में भाजपा को पता है कि यहां सरकार अपनी बन सकती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि यहां भी जंगल राज को खत्म करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहां मंत्र हमने अपलोड किया ही है, साथ के साथ संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक आप लीजिए, देखिए, मगर यहां कमेंट जरूर कीजिएगा। अमेजन पर रिव्यू डालिए जहां से भी आप खरीद रहे हैं, और स्टार जो दिया है वो भी डालिए, ताकि ये पुस्तक जो ये लिस्ट है उसमें और ऊपर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।